कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पेड़ के ऊपर एक लड़की की लाश को दिखाया जाता है। सीन कट करके हमें क्रिश्चियन नाम करके एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। दरअसल क्रिश्चियन उसी लड़की के केस को कई दिनों से सोल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तक उसे मालूम नहीं चल पाया कि उस लड़की की लाश पेड़ पर कैसे पहुंची। जब वो पुलिस स्टेशन में था तब वो अपनी गन निकालता है और सामने वाले बंदे के ऊपर तान देता है। अब क्रिश्चियन सामने वाले पुलिस ऑफिसर से कैमरा उठाने के लिए कहता है। कैमरे के सामने क्रिश्चियन अपने हाथों को दिखाता है और इसके बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। क्रिश्चियन की मौत हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी बीवी, बच्चे और पूरी टीम जाती है। अब इसके बाद हमें कार्ल नाम करके इस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे शहर में घूमने के लिए गया था, लेकिन जब क्रिश्चियन की मौत हुई तब उसे वापस लौट करके पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। पुलिस कमिश्नर हेनरिक कार्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें उस पेड़ वाली लड़की के केस को सोल्व करना है। जिसके बाद कार्ल अपनी एक पार्टनर रोज के साथ में उस लड़की के घर पर जाता है कुछ तहकीकात करने के लिए। यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि उस पेड़ वाली लड़की का नाम एल्बर्टे है और उसका एक भाई भी है। अब जब ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं तब इन लोगों को एलईडी टीवी पर उस लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। दरअसल ये असली तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसे डिजिटली मैनिपुलेट किया गया था। उसी समय रोज को इस बात का एहसास होता है कि उसके सामने वाले कमरे में कोई है। ये दोनों जब उस कमरे में जाते हैं तब इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो कि एल्बर्टे का भाई है। पता नहीं उसे क्या हो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी इन लोगों को यहाँ पर कुछ खास सुराग नहीं मिलता है। इसी वजह से कार्ल अपने दूसरे पार्टनर को लेता है और उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर एल्बर्टे की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ पर जो अरसाद था वो जगह का मुआयना लेने लगता है। तो इस दौरान जो कार्ल था वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि एल्बर्टे की लाश उस पेड़ पर कैसे पहुंची। यहाँ पर कार्ल को यह लगता है कि एल्बर्टे को कोई कार से ठोका होगा, इसी वजह से उसकी बॉडी पेड़ के ऊपर गई होगी। फिलहाल ये लोग अंदाजा लगा रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि कितना सच है और कितना झूठ। अरसाद और रोज ये दोनों गांव के केयर होम में जाते हैं जहां एल्बर्टे रहा करती थी। यहाँ पर इनकी मुलाकात जॉन से होती है जो यहाँ की देख रेख करने का काम करता है। वो इन लोगों को लेकर के एल्बर्टे के कमरे में जाता है जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि एल्बर्टे को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। जब जॉन एल्बर्टे का सामान लाने के लिए चला जाता है तब इस दौरान रोज एक क्लास में आकर के बैठ जाती है। क्लास में हम पीरू नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो लोगों को सिखा रही थी कि अपने मन को शांत कैसे करते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी रोज अभी भी क्लास में बैठी हुई थी। तब पीरू उसके पास जाती है और कहती है कि हमारे कम्युनिटी में तुम्हें एक बार जरूर आना चाहिए। इतना कहने के बाद वो रोज को एक कॉइन देती है। इधर कार्ल जून से मिलने के लिए गया था जो कि इसी गाँव की एक औरत है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जवानी के दौर में इन दोनों का चक्कर चल चुका था। फिलहाल शादी नहीं हुई वो बात अलग है। कई सालों के बाद ये दोनों मिल रहे थे, इसलिए काफी इमोशनल हो जाते हैं। एल्बर्टे का वो भाई जो कार्ल के सामने दम तोड़ा उसका नाम था बक। मैं आपको बता दूं कि वो जून का ही बेटा था। और अब यहाँ पर जून कार्ल को बताती है कि बक तुम्हारा ही बेटा था। यह सुनकर के कार्ल बहुत आश्चर्य हो जाता है और जून को देखने लगता है। जून कहती है कि मुझे लगा तुम्हें इसके बारे में पता होगा। जिसके बाद कार्ल कहता है कि हमारे बीच समझौता हुआ था, तुम बच्चे को गिराने वाली थी। अब आगे जून कुछ भी बात नहीं करती है बल्कि रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्ल मैरी नाम करके एक औरत से मिलने के लिए जाता है जो इसी गांव की है। मैरी उसके पास जाकर के बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे शुरू से पता था कि बक तुम्हारा बेटा है। जिसके बाद कार्ल उससे पूछता है कि तुम बक के बारे में और क्या जानती हो। जिसके बाद मैरी कहती है कि वो यहाँ पर कभी कभी नहाने आया करता था। मैरी आगे कुछ बोल पाती उसी समय उसे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वो कार्ल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके चले जाने के बाद जब मैरी कमरे में अकेली थी तो उसी समय पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और फिर वो मैरी के जुबान को काट देता है। अब इधर हमें पीरू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई आटू के साथ में बैठी हुई थी। आटू अपनी बहन से पूछता है कि वांडा कहाँ पर है, वो सुबह से दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि उसे अपनी माँ के पास जाना था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने दिया। अब इसके बाद हमें एक लड़की के लाश को दिखाया जाता है। दरअसल ये वांडा ही है, पता नहीं क्यों लेकिन पीरू ने उसे जान से मार दिया। इधर हम कार्ल को देखते हैं जो कि केस को स्टडी करने के लिए एल्बर्टे के घर पर आया हुआ था। जब वो तस्वीर को देखता है तब उसे
एल्बर्टे के पैर पर एक निशान दिखाई देता है जो कि बनाया गया था। उसी समय घर पर जून आ जाती है जो कि कार्ल से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर जून कार्ल को ये भी बताती है कि एल्बर्टे अपने भाई के साथ कभी कभी संस्था में जाया करती थी। अगले दिन सुबह में कार्ल और अरसाद ये दोनों कम्युनिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। ये दोनों संस्था में इसलिए जाते हैं ताकि इन्हें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सबूत मिल जाए। जब ये दोनों संस्था के अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो बहुत से लोग रहते हैं और यहाँ के लोग काफी खुश हैं। बाहर की दुनिया से यहाँ की दुनिया में काफी फर्क था। दरअसल ये दोनों पीरू के भाई आटू से मिलने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इस समय इन लोगों की मुलाकात आटू से नहीं हो पाती है क्योंकि वो इस समय पहाड़ी के ऊपर गया था अपने मन को शांत करने के लिए। इसी वजह से ये दोनों वापस लौट आते हैं। रास्ते में कार्ल के पास एक फोन जाता है और इसके बाद कार्ल को मालूम चलता है कि मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि उसके जुबान को काट दिया गया था। कार्ल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया। मैरी बोलने के हालत में नहीं थी, इसलिए वो पेन लेती है और कागज के ऊपर SBK लिख देती है। वैसे ये SBK है कौन इसके बारे में कार्ल को नहीं पता था, लेकिन अभी तक उसने केस को सॉल्व नहीं किया था, इसलिए हेनरिक उससे थोड़ा नाराज था। केस की बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हेनरिक कार्ल को थप्पड़ मार देता है। वैसे हेनरिक के हाथ में सब कुछ था, इसलिए वो कार्ल से कहता है कि अब तुम्हें केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसी वजह से कार्ल अपनी टीम को लेकर के पुलिस स्टेशन से बाहर दूर चला जाता है। लेकिन अब कार्ल इस केस को सोल्व करना चाहता था, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ कार्ल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रोज से कहता है कि तुम्हें संस्था में जा करके कुछ दिनों के लिए वक्त गुजारना चाहिए। उन संस्था वालों को नहीं पता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और हमारे साथ काम करती हो, इसी वजह से तुम आराम से जा करके उनके साथ उनके बीच घुल मिल सकती हो। रोज उसकी बातों को सुन करके ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी केस को सोल्व करना चाहती थी। इसके बाद वो पानी में जंप करके उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर संस्था को चलाया जा रहा था। इधर में संस्था के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वांडा के कमरे में आ करके उसके छुपाए हुए बेल्ट को बाहर निकालती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही थी कि आटू ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। आटू इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त वांडा कब तक आएगी। तब ये लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वांडा कहाँ गई, जाने से पहले वो इस बेल्ट को छुपा रही थी। मैंने उसे अपनी आंखों से इस बेल्ट को छुपाते हुए देखा था। वांडा के बारे में वो जाकर के पीरू से पूछती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, जिस पर पीरू कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त जल्दी वापस आ जाएगी। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगती है तो उस समय पीरू उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। वांडा के बेल्ट से वो उस लड़की के गले को दबा करके उसे जान से मार देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि रोज संस्था के अंदर आकर के पहुंच चुकी है। रोज भी बाकियों के साथ धूप में आकर के बैठ जाती है। रोज यहाँ पर एक नई मेहमान की तरह थी, इसलिए सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। इधर कार्ल एल्बर्टे के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को अच्छे से देख रहा था। वो ये जानना चाहता था कि फोटो के ऊपर जो निशान बना हुआ है वो किस फोटोग्राफर का है। थोड़ी सी जानकारी के बाद कार्ल को मालूम चल जाता है कि इन फोटोज को कौन क्लिक किया है, फोटोग्राफर कौन है। फोटोग्राफर वाला जो बंदा था उसका नाम है स्टीफन। स्टीफन बताता है कि फोटोग्राफर जो निशान बना हुआ है उसका मतलब है SBK। यहाँ पर स्टीफन इन लोगों को बताता है कि एल्बर्टे मेरी क्लास में ड्राइंग करने के लिए आया करती थी। वो ड्राइंग में इतना ज्यादा माहिर थी कि मुझे भी उससे जलन होने लगा था। कार्ल कहता है कि तुमने ही उसे जान से मारा है और जान से मारने के बाद उसकी फोटो को क्लिक किया। जिसके बाद स्टीफन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्टीफन इन लोगों को कुछ बता नहीं रहा था, इसी वजह से ये लोग उसे स्टडी में ले लेते हैं। जब कार्ल उसे कुछ दिनों के लिए कमरे के अंदर बंद करके रखता है तब स्टीफन इन लोगों को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि जब मैं क्लास खत्म करने के बाद घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में मुझे उसकी बॉडी दिखाई दी, उसके किनारे पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। उस पल वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, इसी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं फोटोज को और अच्छे से क्लिक करना चाहता था, इसी वजह से मैंने ही उसकी बॉडी को पेड़ के ऊपर रखा। मैंने अभी तक ढेर सारी फोटोज को डार्क वेब पर बेच दिया है, जिसके बदले मुझे ढेर सारे पैसे मिले हैं। उसकी और भी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक मैंने उसे
उसे नहीं बेचा है। उसी समय काल फिर से पूछता है कि तुम कह रहे थे कि उसके सर से खून बह रहा था, जबकि लाश के शरीर से खून नहीं बहता है, मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो उस समय मरी नहीं थी, बल्कि उस समय वो जिंदा थी। यह सुनने के बाद स्टीफन लैपटॉप को चालू करता है और एल्बर्टे के 3D फोटो को दिखाता है। जब ये लोग फोटो को ध्यान से देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो फोटो एक पल के लिए सांस लेती है। स्टीफन बताता है कि जब मैंने उसे पेड़ के ऊपर रखा तब भी उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो आखिरी सांसें गिन रही थी, वो जिंदा रहने वाली नहीं थी। इसी वजह से मरने से पहले मैंने एक फोटो क्लिक किया जिसमें वो एक पल के लिए सांस लेती है और अगले ही पल खत्म हो जाती है। ऐसी फोटोज को डार्क वेब पर लोग और पसंद करते हैं। यह सब सुन करके अरसाद कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो, आखिर तुम एक लाश के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें पीरू को दिखाया जाता है। पीरू जब अपना प्रेगनेंसी चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के बारे में जब आटू को मालूम चलता है तब वो भी बहुत खुश होता है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई आटू का है। पीरू अपने भाई से कहती है कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ मेरे कोख से जन्म लेगा और किसी के भी नहीं। रोज का हालचाल पूछने के लिए काल उसके पास फोन तो करता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती है। इस दौरान काल के पास खबर आती है कि स्टीफन फरार हो चुका है। दरअसल वो सबसे पहले अपने आप को जख्मी करता है और जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था तो इस दौरान वो यहाँ से भाग गया। काल जब सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि स्टीफन कुछ बोल रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा अधूरा काम बाकी है, मैं उसे पूरा करके रहूंगा। जिसे सुनने के बाद काल समझ जाता है कि स्टीफन कहाँ गया होगा। दरअसल स्टीफन अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने पुराने बिल्डिंग में गया था। यहाँ पर वो इन लोगों से कहता है कि मैंने एल्बर्टे को नहीं मारा है, मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर को क्लिक किया। इतना कहने के बाद वो खुद को गन से शूट कर लेता है, जिसकी वजह से स्टीफन की मौत हो जाती है। अब इसके बाद काल पुलिस स्टेशन में अपने एक बंदे के पास कॉल करता है और उस बंदे से वो एल्बर्टे और उसके भाई बक की कुछ तस्वीर मांगता है। ये तस्वीर उस समय का था जब ये दोनों पहली बार कम्युनिटी में गए थे। इन तस्वीरों को जब काल देख रहा था तभी उसे आटू के हाथ पर एक लाल निशान दिखाई देता है। दरअसल इस लाल निशान को एल्बर्टे ने अपनी तस्वीर में भी बनाया था। अब इससे काल को यकीन हो जाता है कि एल्बर्टे को मारने के पीछे आटू का हाथ तो जरूर है। इधर हमें संस्था के अंदर रोज को दिखाया जाता है। पीरू उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहने के बाद वो रोज को लेकर के एक हीटिंग रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पीरू उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। इतना कहने के बाद पीरू उसे मारने लगती है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान गलती से पीरू के पीठ पर जाकर के लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। रोज को जख्मी करने के बाद जैसे ही वो बाहर आती है तभी बाहर उसकी मुलाकात काल से होती है, जो रोज से कहता है कि मुझे आटू से मिलना है और आज मैं उससे मिल करके ही रहूंगा। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी। यह कहने के बाद वो काल को लेकर के बेसमेंट वाले एरिया में जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उसी समय काल उससे कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। दरअसल वो ये बात इसलिए कहता है क्योंकि पीरू के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, जिसको देख करके पीरू को सदमा लगता है। पीरू जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तभी जो अरसाद था वो बाहर ही खड़ा था। वो पीरू को वहाँ से आते हुए देख लेता है। उसके आने के बाद जब वो अंदर जाता है तब उसे काल दिखाई देता है और इस तरीके से वो कार्ल को बचाता है। लेकिन इधर जो रोज थी वो बचने वाली नहीं थी क्योंकि उसके कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। फिलहाल उसके कमरे में एक चश्मा और कुछ कागज थे जिनकी मदद से वो आग जला लेती है। आग की वजह से उसे थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास होता है। इधर जब आकू अपनी बहन के पास आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो खत्म हो चुका है। पीरू कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद आटू कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो पीरू को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। जबकि पीरू रोए जा रही थी, वो कह रही थी कि मुझे छोड़ करके मत जाओ। उसी समय काल पीरू के पास जाता है और उसे पूछता है कि रोज कहाँ पर है। इस तरीके से मालूम चलता है कि रोज कहाँ पर है और ये लोग फौरन जा करके रोज को बचाते हैं क्योंकि उसके कमरे में आग फैल चुकी थी। इधर हमें आटो को दिखाया जाता है जो इस समय पहाड़ी के ऊपर था। इस समय जून अपनी कार लेकर के आटू के पास आती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो अपनी कार से आटू को
उड़ाना चाहती थी, लेकिन उसी समय जब यहाँ पर काल और अरसाद आ जाते हैं तो वो रुक जाती है। इनके आने के बाद जून अपनी कार से बाहर निकलती है और काल से बात करने के लिए जाती है। वो काल को बताती है कि मेरे बेटे को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से वो कम्युनिटी में गया था तब से वो बदल गया था, उसे लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन कम्युनिटी में जाने के बाद वो कई दिनों से अजीब हरकतें करने लगा था। यहाँ पर जून खुद कबूल करती है कि मैंने ही एल्बर्टे को जान से मारा। उस दिन जब मैं कार से जा रही थी तब मैंने ही उसे कार से ठोका। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बक की चिंता हो रही थी। मैंने बक को बचाने के लिए उसकी जान ली। काल उसकी बातों को सुनता है और उससे कहता है कि जा करके कार में बैठ जाओ। इसके बाद वो जा करके कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने के बाद ऑटो को ठोक देती है। नीचे गिरने की वजह से इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और ये दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं। वैसे ये लोग ऑटो को लेकर के दूर चले जाते हैं, लेकिन जून कार के अंदर फंसी हुई थी, ये लोग उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जून की मौत हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।